हेलो एवरीवन, माय नेम इज दामिनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्रीकल्चर हब। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि किस तरीके से एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। तो यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक नेम्ड एज एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन एंड दिस टॉपिक कम्स अंडर हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन के बारे में। अब एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में आपको बोल रही हूं तो आपके मन में होगा कि प्रोपेगेशन का क्या मतलब होता है, एसेक्सुअल का क्या मतलब होता है। तो प्रोपेगेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स, कि किस तरीके से एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेशन जनरली दो मेथड से होता है, दैट इज योर सेक्सुअल मेथड एंड एसेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड का मतलब होता है कि जब हम मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को फ्यूज करवाते हैं और उसके फ्यूजन के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, उसके फ्यूजन के बाद हमें जाइगोट मिलेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर सीड बनेगा और फिर सीड से एक नया प्लांट मिलेगा। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड। अब एसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो उस टाइप ऑफ प्रोपेगेशन को कहा जाता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, या इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। तो अब अगर हम सीड का यूज नहीं कर रहे हैं प्लांट प्रोपेगेशन में, तो हम किन किन पार्ट्स का यूज कर सकते हैं प्रोपेगेशन के लिए। तो हम स्टेम का भी यूज कर सकते हैं, हम लीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम रूट्स का यूज भी कर सकते हैं प्रोपेगेशन में। तो दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि इन दिस मेथड वेरियस प्लांट पार्ट्स सच एज स्टेम, सच एज लीव्स, रूट्स, दीज आर यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन। अब इसमें भी बहुत सारे मेथड आ जाते हैं कि किस तरीके से हम एसेक्सुअल प्रोपेगेशन करेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कि हम कैसे कटिंग्स बनाते हैं, किस तरीके से हम ग्राफ्टिंग करते हैं, किस तरीके से हम लेयरिंग करते हैं। ये सारे मेथड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अब टॉपिक शुरू करने से पहले या टॉपिक शुरू होने के लिए अब सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल मेथड, कि अगर हम इस मेथड का इस्तेमाल प्रोपेगेशन के लिए कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, किस पर्पस से कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। तो एडवांटेजेस में बेसिकली क्या होगा, सबसे पहली जो एडवांटेज आती है दैट इज योर शॉर्ट जुवेनाइल पीरियड। अब एक प्लांट है, उसकी लाइफ साइकिल होगी कि पहले उसमें वेजिटेटिव फेज होगा, फिर उसमें फ्लावरिंग आएगी, फिर उसमें सेनेसेंस होगा, फिर प्लांट मर जाएगा, ठीक है। तो जुवेनाइल पीरियड जो होता है वो प्लांट का वेजिटेटिव पीरियड होता है। प्लांट का क्या होता है, वेजिटेटिव पीरियड। अब वेजिटेटिव पीरियड का क्या मतलब है, वेजिटेटिव पीरियड का मतलब है जब प्लांट में शूट और लीव्स बनेंगी। तो जो प्लांट एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड होगा उसमें ये पीरियड बहुत छोटा होगा, और जो आगे फिर हमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग मिलेगी वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। जो प्लांट हम एसेक्सुअली प्रोपेगेशन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं उनमें वेजिटेटिव स्टेज बहुत ही छोटी होती है, हमें फ्रूटिंग 3 से 4 साल बाद देखने को मिल जाती है। वेयरएज अगर जो प्लांट सीड से प्रोड्यूस होते हैं उनमें फ्रूटिंग 7 से 8 साल उनको फ्रूटिंग में लग जाते हैं। तो सबसे बड़ी एडवांटेज जो है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन की वो ये है कि उसका जुवेनाइल पीरियड छोटा है, उसमें जो वेजिटेटिव फेज है वो हमें बहुत जल्दी कवर अप कर देता है प्लांट, और उसके बाद हमें फ्रूट मिल जाता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन की, दैट इज योर ट्रू टू टाइप प्लांट्स। ये ट्रू टू टाइप प्लांट्स प्रोड्यूस करता है। अब ट्रू टू टाइप प्लांट प्रोड्यूस करता है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जैसा प्लांट का पेरेंट है, जैसा पेरेंट है वैसे ही आगे प्रोजेनी मिलेगी हमें। क्या मिलेगी, प्रोजेनी। मान लीजिए मेरे पास कोई पेरेंट है, वो टॉल है, तो उसकी प्रोजेनी भी क्या मिलेगी, उसकी प्रोजेनी भी हमें टॉल मिलेगी। तो उसको बोलते हैं हम ट्रू टू टाइप। ट्रू टू टाइप मतलब हमें जो आगे ऑफस्प्रिंग मिलेगा, हमें जो प्रोजेनी मिलेगी वो पेरेंट की तरह हूबहू होगी। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। हमने ये भी बोल दिया कि उसका वेजिटेटिव फेज कम होगा, हमने ये भी बोल दिया कि वो अपने पेरेंट की तरह ही होगा। उसके अलावा क्या है, अब
मैंने आपको पहली स्लाइड में बोला कि इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, इसमें फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट नहीं हो रहा है, इसमें पॉलिनेशन नहीं हो रही है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। तो ये मेथड बहुत ही रैपिड है। तो अब जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि पॉलिनेशन किस तरीके से होती है, तो अगर आपको पॉलिनेशन के बारे में नहीं पता है तो यू कैन गो फॉर दैट क्लास। तो इस क्लास में बेसिकली क्या है, एसेक्सुअल मेथड में हम बोल रहे हैं कि हमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है कि पहले पॉलिनेशन होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद सीड बनेगा, फिर हम सीड को सो करेंगे, फिर सीड सोइंग के बाद जाके हमें कहीं प्लांट मिलेगा। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। बट एसेक्सुअल मेथड के थ्रू ऐसा नहीं होता है, उसमें हमें बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है, बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन हो जाता है उसमें एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके बाद जो ऐसे क्रॉप्स जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होता, जैसे आपने बनाना सुना होगा कि सीडलेस बनाना, जहाँ पे सीड प्रोडक्शन नहीं होती है, अब उन क्रॉप्स में हम प्रोपेगेशन किस तरीके से करेंगे, तो ये उसके लिए बहुत यूज़फुल है कि अगर ऐसे क्रॉप्स जहाँ पे सीड प्रोडक्शन नहीं होता है, जहाँ पे हम सीड के थ्रू प्रोपेगेशन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। एंड प्रोडक्शन ऑफ ट्रू टू टाइप प्लांट, जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट बोला कि ट्रू टू टाइप प्लांट अगर हमें चाहिए कि जैसा मेरा पेरेंट है वैसे ही आगे उसकी प्रोजेनी आए, तो वी विल गो फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। अब ये पढ़ लिया हमने कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, कि हमें क्यों एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन करना चाहिए, कि अगर मुझे फ्रूटिंग जल्दी चाहिए, अगर मुझे पेरेंट के जैसा प्रोजेनी चाहिए, तो ये उसके एडवांटेजेस हो गए। अब व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इट, कि क्या नुकसान है इस चीज़ के। अब नुकसान में सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि जो प्रोजेनी आएगी उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी, उसमें वेरिएशन नहीं होगी, क्योंकि वो पेरेंट की तरह ही होगी। तो अगर प्रोजेनी में वेरिएशन नहीं है तो वो ज़्यादा वल्नरेबल रहेगी एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई वैरायटी है, अगर मेरे पास कोई वैरायटी ए है, ठीक है, अगर मैंने उसको एसेक्सुअली प्रोड्यूस किया है तो उसका नैरो जेनेटिक बेस होता है, नैरो जेनेटिक बेस होता है। अब नैरो जेनेटिक बेस का मतलब है कि उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी उसमें है ही नहीं, उसमें बहुत सारे जीन्स है ही नहीं। अगर मैं इस वैरायटी को, अगर ये वैरायटी किसी लोकेशन में लगा रही हूँ, मैं ए लोकेशन में लगा रही हूँ, अगर ए लोकेशन के लिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है, अगर सेम वैरायटी को मैं बी लोकेशन में लगा रही हूँ तो वो वहाँ पे एक्लेमेटाइज ही नहीं कर पा रही है, वहाँ की कंडीशन को ये सहन ही नहीं कर पा रही है, तो मतलब ये ज़्यादा वल्नरेबल रहेगी एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए। तो इसमें फिर डिजीज़ आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर दूसरे क्लाइमेट, दूसरे लोकेशन में मैं इसको ग्रो कर रही हूँ तो वहाँ पे इसको डिजीज़ के चांसेस आ सकते हैं, वहाँ पे इसकी यील्ड पर अफेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें उसकी ड्रॉबैक में आ जाएंगी कि पहला कि उसमें वेरिएशन नहीं होगी, दूसरा दैट इज़ वल्नरेबल टू एनवायरमेंटल चेंजेस, और तीसरा कि डिजीज़ का चांसेस रहेगा, डिजीज स्प्रेड के बहुत सारे चांसेस रहेंगे। अब देयर इज नो एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन कब होगा? जब मेरे पास जीन की बहुत डाइवर्सिटी होगी तो ही जाके आगे एवोल्यूशन होगा। जब मेरी जीन्स सिमिलर हैं पेरेंट की तरह, अगर मेरे ऑफस्प्रिंग पेरेंट की तरह है, तो आगे एवोल्यूशन किस तरीके से हो पाएगा? तो नो एवोल्यूशन हियर। तो दीज आर सम ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि ये तो हमने पढ़ लिया कि ड्रॉबैक हो गई इसकी। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू हम वेजिटेटिवली एक प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हैं। एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट हम एसेक्सुअली प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो उनमें हम पढ़ेंगे कटिंग के बारे में, ग्राफ्टिंग के बारे में, लेयरिंग के बारे में और बडिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कटिंग। अब कटिंग में बेसिकली क्या होगा, जैसे आपने रोज़ लगाया होगा, रोज़ की प्लांटेशन सभी ने की होगी। रोज़ में कटिंग लगती है, सिंपल है, नीचे मैं राउंड कट लेती हूँ, ऊपर स्लांट कट दिया जाता है और वैसे ही मैं उसको सॉइल में लगा देती हूँ। तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल था कि सभी ने रोज़ की कटिंग लगाई ही होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कटिंग के बारे में। अब कटिंग भी स्टेम की ली जा सकती है, लीफ की ली जा सकती है, रूट की ली जा सकती है। अगर कटिंग स्टेम से ले रहे हैं हम, उसको कहा जाएगा स्टेम कटिंग। अगर कटिंग लीफ की ले रहे हैं तो उसको लीफ कटिंग कहा जाएगा। अगर हम रूट्स की कटिंग लेके प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम रूट कटिंग्स। तो अब स्टेम में भी
अलग अलग टाइप ऑफ कटिंग होती है। हार्डवुड कटिंग क्या है, सेमी हार्डवुड कटिंग क्या है, सॉफ्टवुड कटिंग क्या है और हर्बेशियस कटिंग क्या होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं कटिंग के बारे में इन डिटेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कटिंग के टाइप्स के बारे में, स्टेम कटिंग के बारे में कि स्टेम कटिंग्स किस किस तरीके से होती है। जो स्टेम कटिंग है उसको बेसिकली एज के बेस में क्लासिफाई किया गया है कि प्लांट की क्या एज है उसके अकॉर्डिंग उसकी कटिंग ली जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि हार्डवुड कटिंग क्या है, सेमी हार्डवुड कटिंग क्या है, सॉफ्टवुड कटिंग क्या है और हर्बेशियस कटिंग क्या है। अब जो ये क्लासिफिकेशन दी गई है, ये क्लासिफिकेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू एज। अब हार्डवुड कटिंग अगर मुझे बनानी है तो हार्डवुड कटिंग के लिए मैं ऐसा प्लांट यूज करूंगी, ऐसे प्लांट की शूट का इस्तेमाल करूंगी जो 1 साल पुराना है। प्लांट की जो शूट हम इस्तेमाल कर रहे हैं कटिंग के लिए वो 1 साल का होना चाहिए। और हार्डवुड कटिंग में हमने बोला 1 साल का प्लांट होना चाहिए और उसका जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, 25 to 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर और उसमें कम से कम 4 से 5 नोड्स होने चाहिए। तो ये बेसिकली एप्पल में होता है, पोमग्रेनेट में होता है और ग्रेप्स में होता है। अब एज के बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो सेमी हार्डवुड कटिंग अब हम कितने एज की शूट लगाएंगे। सेमी हार्डवुड कटिंग में हम 5 to 9 मंथ ओल्ड शूट लेते हैं। हार्डवुड में हमने बोला 1 साल पुरानी, 1 साल होनी चाहिए उस शूट की, उसको हमने यूज किया कटिंग के लिए, वो बोला हमने हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड में बोला हमने 5 से 9 महीने की कटिंग यूज करेंगे हम। सॉफ्टवुड में 2 से 3 महीने की कटिंग यूज करेंगे हम, 2 से 3 महीने की शूट का इस्तेमाल करेंगे कटिंग के लिए। और हर्बेशियस कटिंग में 1 to 2 मंथ का शूट इस्तेमाल करेंगे कटिंग के लिए। हार्डवुड कटिंग को जनरली डॉर्मेंट सीजन जैसे नवंबर दिसंबर में लिया जाता है और सेमी हार्डवुड कटिंग को हम रेनी सीजन में बनाते हैं या रेनी सीजन में उसकी प्लांटिंग करते हैं। सॉफ्टवुड कटिंग और जो हर्बेशियस कटिंग है बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, वुड इन्वॉल्व नहीं होती है। जो प्लांट का आगे वाला पोर्शन होता है, प्लांट का टिप वाला पोर्शन होता है, जो सक्यूलेंट पोर्शन होता है जो ईजिली टूट जाता है, उस पोर्शन को हम कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवुड और हर्बेशियस कटिंग जनरली ऑर्नामेंटल प्लांट में यूज होती है, जैसे जैस्मीन हो गया, क्राइसेंथेमम हो गया। अगर आपने देखा होगा फ्लावर प्रोपेगेशन की, फ्लावर को किस तरीके से प्रोपेगेट किया जाता है, तो क्राइसेंथेमम होगा, उसकी छोटी छोटी कटिंग ली जाती है और उन कटिंग को लगाया जाता है और कटिंग के थ्रू आगे क्राइसेंथेमम को प्रोपेगेट किया जाता है। तो मेनली फ्रूट क्रॉप्स में अगर हम बात करें तो हार्डवुड कटिंग और सेमी हार्डवुड कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में बेसिकली सॉफ्टवुड और हर्बेशियस कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट इज द टाइप्स ऑफ स्टेम कटिंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज, कि हमने बोला ना एज के हिसाब से हम शूट ले रहे हैं कि अगर 1 साल का है तो हार्डवुड कटिंग है, 5 से 9 महीने का है तो सेमी हार्डवुड कटिंग है, 2 से लेके 3 महीने का है तो सॉफ्टवुड कटिंग है, और अगर 1 से लेके 2 महीने का है तो उसको बोलेंगे हम हर्बेशियस कटिंग। इसमें एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ जाते हैं कि हार्डवुड कटिंग के क्या एग्जाम्पल है, या आपको दिया गया होगा कि इनमें से किस क्रॉप में हार्डवुड कटिंग प्रैक्टिस की जाती है। तो जैसे हार्डवुड कटिंग में हमने एप्पल का एग्जांपल पढ़ा, पोमग्रेनेट का पढ़ा, ग्रेप्स का पढ़ा। सेमी हार्डवुड कटिंग में कीवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसके अलावा जैस्मीन हो जाएगा, गावा हो जाएगा। सॉफ्टवुड और हर्बेशियस में आप ऑर्नामेंटल रख सकते हो, जैसे क्राइसेंथेमम हो गया, कोलियस हो गया, बेसिल हो गया, या जैस्मीन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी कटिंग में कि कटिंग के क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कटिंग। अब कटिंग में मैंने ये स्टेम कटिंग के बारे में बताया। लीफ कटिंग का मैंने आपको बोल दिया कि जब मैं लीफ की कटिंग को यूज कर रही हूँ प्रोपेगेशन के लिए तो उसको बोलेंगे लीफ कटिंग। और लीफ कटिंग में बेसिकली लीफ कटिंग ऑर्नामेंटल में ही प्रैक्टिस ज़्यादातर की जाती है। और रूट कटिंग में हम रूट का पोर्शन कट करेंगे और उसको प्रोपेगेशन के लिए यूज़ करेंगे, तो उनको कहेंगे हम रूट कटिंग। तो रूट कटिंग बेसिकली बेरीज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ब्लूबेरी, रास्पबेरी एट्सेट्रा। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको पिक्चर्स दिखाई हैं। जैसे ये हार्डवुड कटिंग आ जाएगा, दैट इज़ योर हार्डवुड कटिंग, ये हार्डवुड कटिंग का आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखो सॉफ्टवुड कटिंग, इसमें दिख रहा है ना कि प्लांट जो हम सॉफ्टवुड कटिंग में यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है, वो ऐसे आप नॉर्मली भी उसको तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, उसमें वुडी पोर्शन ज़्यादा नहीं होता, नॉन वुडी पोर्शन होता है इसमें। और फिर मैंने आपको बताया होगा लीफ कटिंग, जिसमें लीफ का इस्तेमाल किया जाता है कटिंग के तौर पर। तो लीफ कटिंग मैंने किसमें बोला था, जनरली ऑर्नामेंटल प्लांट्स में।
ऑर्नामेंटल प्लांट में लीफ कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है जनरली, और रूट कटिंग किसमें बोला था मैंने आपको, बेरीज में। बेरीज में जो है वो रूट कटिंग प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। अब ये हो गया कटिंग के बारे में कि कटिंग को कैसे बनाया जाता है। दूसरा मेथड जो है वो हम पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब ग्राफ्टिंग में क्या है, अब ग्राफ्टिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें दो पार्ट यूज करेंगे हम, दो प्लांट्स का यूज करते हैं और उन दोनों प्लांट्स को जोड़ेंगे और उन दोनों प्लांट को जोड़ के एक प्लांट उनकी फंक्शनिंग इस तरीके से कराएंगे कि वो एक ही प्लांट लगे। जैसे आपने यहाँ पे देखो, आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, इन दोनों में हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं और वो प्लांट फिर एक ही इंडिविजुअल प्लांट की तरह बिहेव करेगा। तो दैट इज नोन एज ग्राफ्टिंग, कि जब दो अलग अलग प्लांट हम यूज कर रहे हैं, उनको हम जोड़ रहे हैं और उनको हम एज अ इंडिविजुअल प्लांट ग्रो कर रहे हैं। तो ग्राफ्टिंग में आपको दो टर्मिनोलॉजी आएंगी कि व्हाट इज साइन एंड व्हाट इज अ रूट स्टॉक। व्हाट इज अ रूट स्टॉक? तो साइन क्या होता है? साइन जो होता है वो शूट पोर्शन होता है। ऐसा पोर्शन जो हम एज अ शूट प्लांट का ग्रो करना चाहते हैं उसको हम साइन बोलते हैं। ऐसा पोर्शन जो हम चाहते हैं कि वो एज अ रूट ग्रो करे उसको कहेंगे रूट स्टॉक। तो ये दो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है ग्राफ्टिंग में कि व्हाट इज अ रूट स्टॉक और व्हाट इज अ साइन। अब आप ये चीज सोच रहे होंगे कि व्हाट इज अ नीड टू डू दिस, कि क्या जरूरत है ग्राफ्टिंग करने की, क्यों हम ये चीज कर रहे हैं, क्यों हम दो प्लांट को जोड़ रहे हैं ताकि वो एक प्लांट की तरह बिहेव करे। तो उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। जनरली ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसा जिनका रूट सिस्टम अच्छा है, जैसे जिनकी रूट्स विग्रस हैं या जिनकी रूट्स में डिजीज़ जल्दी नहीं आती या सॉइल बॉर्न डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट है, उनकी ईल्ड अच्छी नहीं होती, उनकी जनरली क्वालिटी, उनके फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा प्लांट, जिस प्लांट की मेरी रूट्स अच्छी हैं उसकी ईल्ड भी अच्छी हो, उसके फ्रूट्स की क्वालिटी भी अच्छी हो। तो मैं उस पर वो शूट लगाऊंगी जिनमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी ईल्ड अच्छी है, जिनमें फ्रूट अच्छा बन रहा है, जिसमें फ्रूट शेप अच्छी मिल रही है, जो साइज कंट्रोल कर रही है प्लांट का। तो मतलब बेसिकली अगर मुझे अपना डिज़ायर्ड कैरेक्टर चाहिए, अगर मुझे डिज़ायर्ड ट्रेट चाहिए कि मेरा प्लांट इस तरीके का होना चाहिए, तो तब मैं ग्राफ्टिंग कर रही हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला है कि दैट इज यूज टू इंड्यूस बेनिफिशियल फिनोटिपिक ट्रेट्स। जैसे अगर क्वालिटी बढ़ानी है मुझे फ्रूट की, देन आई विल गो फॉर ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो अगर प्लांट में बेसिकली ये है, अगर किसी प्लांट का रूट पोर्शन, रूट स्टॉक अच्छा है, रूटिंग उसमें अच्छी हो रही है, पर उसकी शूट ग्रोथ बहुत ही पुअर है, तो मैं क्या करूँगी, डिज़ायर शूट पे उसको लगाऊंगी ताकि मुझे एंड में उसका रूट भी अच्छी मिले, उसकी शूट ग्रोथ भी अच्छी हो। अगर शूट ग्रोथ अच्छी होगी तो अल्टीमेटली हाई ईल्ड मिलेगी, हमें क्वालिटी फ्रूट मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज़ द पर्पस ऑफ ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग के क्या क्या तरीके हैं, ग्राफ्टिंग किस तरीके से की जा सकती है, अब मैं ये आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग में क्या आएगा, मैंने आपको बहुत ही बेसिक इसमें मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में बताया है, जैसे टंग ग्राफ्टिंग हो गया, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग हो गया या साइड वीनियर ग्राफ्टिंग हो गया। टंग ग्राफ्टिंग में बेसिकली क्या होता है, टंग में टंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे ये मेरे पास रूट स्टॉक हो गया, दैट इज़ अ रूट स्टॉक, कि यहाँ पे रूट, यहाँ पे जो प्लांट है वो सॉइल में एम्बेडेड है, और ये मेरा साइन है, ठीक है। टंग बडिंग में बेसिकली हम, टंग ग्राफ्टिंग में हम बेसिकली क्या करेंगे, स्लांट कट देंगे पहले अपने रूट स्टॉक पे, स्लांट कट अपने साइन पे देंगे, ठीक है। स्लांट कट दिया हमने दोनों में स्टॉक, अगर मैं पहले रूट स्टॉक की बात कर रही हूँ तो मैंने स्लांट कट दिया, स्लांट कट देने के बाद उस पर मैं वर्टिकल कट देती हूँ, वर्टिकल कट देती हूँ। जैसे मैंने स्लांट कट दिया, मैंने वर्टिकली उस पर कट दिया, सेम मैं साइन के साथ कर रही हूँ। स्लांट कट देने के बाद मैं उस पर वर्टिकल कट देती हूँ, तो उसमें टंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में बताया है। पहले ये देखो, ये स्लांट कट हो गया, दैट इज द स्लांट कट, और उसके बाद यहाँ पे वर्टिकली यहाँ पे कट दिया गया है, सेम चीज़ हमने साइन के साथ रिपीट की हुई है। तो फिर जैसे दोनों को कट दे दिया, तो उसके बाद हम उसको इंटरलॉक करेंगे ताकि उन दोनों के कैम्बियम मिले, और फिर
जैसे ही उन दोनों के कैम्बियम मिलेंगे और वो एज अ होल प्लांट बिहेव करना शुरू करेंगे, पर ये एकदम से नहीं होगा, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। जैसे मैंने इन दोनों टंग को इंटरलॉक कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, मैं उसको पॉलीथीन पेपर के साथ रैप कर दूंगी, तो हम कुछ महीने बाद देखेंगे कि वो प्लांट एज अ यूनिट बिहेव करने लग जाएगा। तो दैट इज नोन एज टंग ग्राफ्टिंग। तो टंग ग्राफ्टिंग के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं? एप्पल में टंग ग्राफ्टिंग होती है, पियर में टंग ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग को वेज ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। अब क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे ये मेरे पास शूट है, ये मेरे पास रूट स्टॉक है, ये हो गया साइन। रूट स्टॉक में एक वर्टिकल कट दिया जाता है, जैसे यहाँ पे एक वर्टिकल कट दिया जाएगा, इस तरीके का आपका रूट स्टॉक है, उस पर वर्टिकली कट देना है, ठीक है। और जो साइन है उसमें वी शेप कट देना, जैसे ये हो गया इस तरीके का कट की, बस फ्रंट से भी हमने स्लांट कट देना है, बैक से भी हमने स्लांट कट देना है। तो उसके बाद इसको हम इस वर्टिकल कट में इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया, पॉलीथीन से उसको रैप कर दिया, तो दैट इज नोन एज क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग और वेज ग्राफ्टिंग। जो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग होती है वो जनरली नट्स में प्रैक्टिस की जाती है, नट में वॉलनट हो गया, हेजलनट हो गया, राइट। उसके बाद पढ़ेंगे हम साइड वीनियर ग्राफ्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि साइड वीनियर ग्राफ्टिंग किस में देखी जाती है। तो साइड वीनियर ग्राफ्टिंग मैंगो में होती है। साइड वीनियर ग्राफ्टिंग में बेसिकली देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये आपका रूट स्टॉक है, ये आपका रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक के साइड पे कट दिया गया है। साइड पे अब कैसा कट दिया है, उसमें स्लांट कट दिया, पहले स्लांट कट दिया और फिर अगेन एक स्लांट कट दिया और पूरा एक बड को निकाला जाता है, ठीक है। स्लांट कट दिया, अगेन एक स्लांट कट दिया, तो ये पोर्शन निकल जाएगा। सेम कट साइन में लगाया जाता है, सेम कट साइन में लगाया जाता है, फिर दोनों की इंटरलॉकिंग की जाएगी और उसके बाद उसको पॉलीथीन में रैप कर दिया जाएगा। तो दैट इज नोन एज साइड वीनियर ग्राफ्टिंग। तो साइड वीनियर ग्राफ्टिंग का एग्जांपल है मैंगो। तो ये हमने ग्राफ्टिंग कर लिया कि ग्राफ्टिंग होता क्या है, रूट स्टॉक क्या होता है, साइन क्या होता है और ग्राफ्टिंग के क्या अलग अलग टाइप्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बडिंग क्या होता है। बडिंग भी ग्राफ्टिंग के जैसा ही होता है, पर अच्छा सॉरी, उससे पहले हम पढ़ेंगे और भी टाइप्स हैं ग्राफ्टिंग के, कि ब्रिज ग्राफ्टिंग क्या होता है, डबल वर्किंग क्या होता है, टॉप वर्किंग क्या होता है। तो ब्रिज ग्राफ्टिंग की अगर मैं बात करूं, कभी कभी आपने देखा होगा कि प्लांट का कुछ पार्ट डिस्ट्रक्ट हो गया होता है, या किसी एनिमल की वजह से डिस्ट्रक्शन हो गई होती है, या मशीन्स की वजह से डिस्ट्रक्शन हो गई होती है। तो उस केस में क्या होता है, प्लांट का जो न्यूट्रिएंट फ्लो है वो टूट जाता है। तो उस केस में क्या होगा, फॉर लॉन्ग टर्म वो प्लांट के मरने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिज ग्राफ्टिंग करते हैं। अब ब्रिज ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम है, ब्रिज ग्राफ्टिंग में क्या किया जाएगा कि जो आपका डिस्ट्रक्टेड पोर्शन है उसको मैंने स्क्रैप कर लिया। जैसे मान लो यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन था, उसको मैंने स्क्रैप कर दिया। वंस अ सेकेंड, यहाँ पे आपका डिस्ट्रक्टेड पार्ट था, उसको मैंने स्क्रैप कर दिया। उसके बाद मैं इसमें साइन लगाऊंगी। ये देखो, एक साइन ये लगाया हुआ है, एक साइन यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। ये साइन जो है वो जो डैमेज पोर्शन से ऊपर वाला पोर्शन है और जो डैमेज पोर्शन का नीचे वाला पोर्शन है, इन दोनों के कैम्बियम लेयर को कनेक्ट कर लेगी। जब वो इन दोनों के कैम्बियम लेयर को कनेक्ट कर लेगी तो जो न्यूट्रिएंट फ्लो रुका हुआ था डिस्ट्रक्शन की वजह से, तो वो रिस्टोर हो जाएगा। तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्रिज ग्राफ्टिंग। तो मेनली हम ब्रिज ग्राफ्टिंग को ये भी कह देते हैं कि दैट इज यूज्ड टू रिपेयर द ट्री की रिपेयरिंग के लिए अगर हमें कोई ग्राफ्टिंग करनी है तो दैट इज नोन एज ब्रिज ग्राफ्टिंग। इसमें बन रहा है ना, ब्रिज बन रहा है। देखो यहाँ पे मैंने एक साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, एक मैंने यहाँ पे लगाया, तो ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रिज बन रहा है। जब हम साइन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसमें, तो एक ब्रिज सा बन रहा है, तो हमने उसको ब्रिज ग्राफ्टिंग नाम दे दिया। तो ब्रिज ग्राफ्टिंग के एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके, एप्पल हो गया, पियर हो गया, वॉलनट हो जाएगा। आफ्टर दैट इज योर डबल वर्किंग। डबल वर्किंग में क्या होगा कि आपने बोला कि ग्राफ्टिंग में मैं साइन यूज़ कर रही हूँ, मैं ग्राफ्टिंग में रूट स्टॉक का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या होगा अगर वो कंपैटिबल ही ना हो, अगर वो इनकम्पैटिबल है, फिर मैं ग्राफ्टिंग कैसे करूँगी? तब भी एक प्रोसेस है, दैट इज़ नोन एज डबल वर्किंग। डबल वर्किंग में बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरे साइन और रूट स्टॉक कंपैटिबल नहीं है तो मैं उन दोनों के बीच में एक इंटरस्टॉक लगा सकती हूँ।
इंटरस्टॉक लगा सकती हूँ, वो इंटरस्टॉक साइन के साथ भी कंपैटिबल होना चाहिए, वो इंटरस्टॉक रूट स्टॉक के साथ भी कंपैटिबल होना चाहिए। अगर वो दोनों के साथ कंपैटिबल है तभी तो ग्राफ्टिंग हो पाएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में बताया हुआ है, जैसे ये मेरे पास रूट स्टॉक है और ये मेरे पास रूट स्टॉक है और ये मेरे पास साइन है। अगर ये दोनों इनकम्पैटिबल है तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों के बीच में इंटरस्टॉक इंसर्ट करूंगी। अब वो इंटरस्टॉक ऐसा होना चाहिए वो इसके साथ भी कंपैटिबल हो, वो इसके साथ भी कंपैटिबल हो। अगर वो दोनों के साथ कंपैटिबल होगा तो वो ग्राफ्ट यूनियन बना लेगा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज डबल वर्किंग। डबल वर्किंग का आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ा होगा कि ओल्ड होम पियर की वैरायटी है, ओल्ड होम का यूज हम एज अ इंटरस्टॉक यूज करते हैं बार्टलेट पियर और क्वींस में। मतलब अगर मेरे पास ये पियर की वैरायटी है बार्टलेट और ये आपका क्वींस रूट स्टॉक आ जाएगा पियर में। पियर में हम क्वींस रूट स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, ये दोनों इनकम्पैटिबल होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरस्टॉक लगा देते हैं किसका, ओल्ड होम का। ओल्ड होम का इंटरस्टॉक लगा देते हैं, तो दैट इज नोन एज डबल वर्किंग। उसके बाद पढ़ेंगे हम कि टॉप वर्किंग क्या होता है। अब टॉप वर्किंग का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ही पुराने ऑर्चर्ड्स होते हैं, वहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, मेरे पास बहुत पुराने ट्रीज़ हैं, मैं चाहती हूँ कि यार ये मुझे अब उतनी प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, अब मैं उस पर नई वेराइटीज़ लगाऊंगी। तो अगर मुझे प्लांट की रीजुविनेशन करनी है तो आई विल गो फॉर टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग में देखो बेसिकली क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये पिक्चर के थ्रू बताया है, ये मेरे पास कोई पुराना ट्री है, मैं चाहती हूँ कि इस पर मैं कोई नई वेराइटी लगाऊं कि मेरे ट्रीज बहुत पुराने हो गए, मुझे तो अब नए प्लांट्स चाहिए, मुझे अब नई वेराइटी लगानी है अपने ऑर्चर्ड में। तो मैं क्या करूँगी, उस ट्री को काट दूंगी और उस पर जो है ग्राफ्टिंग किसकी करूंगी, जो मेरी डिज़ायर वैरायटी होगी कि मुझे गोल्डन डिलीशियस लगानी है, मुझे रेड डिलीशियस लगानी है, मुझे रॉयल लगानी है, तो जो मेरी डिज़ायर वैरायटी होगी उसकी ग्राफ्टिंग में उस रूट स्टॉक पे कर दूंगी। तो दैट इज नोन एज टॉप ग्राफ्टिंग, ठीक है। टॉप वर्किंग और टॉप ग्राफ्टिंग, तो ये बेसिकली रीजुविनेशन के लिए यूज होता है कि इफ आई वांट टू रीजुविनेट द ट्रीज, राइट। ये हो गया ग्राफ्टिंग के बारे में। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज बडिंग। बडिंग क्या होता है। बडिंग का मतलब है, अब बडिंग और ग्राफ्टिंग में बहुत ही एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। ग्राफ्टिंग में हमने पढ़ रहे हैं रूट स्टॉक और साइन के बारे में। बडिंग में हम पढ़ेंगे रूट स्टॉक वैसा ही होगा कि जो रूट फॉर्म करेगा, बट इसमें साइन नहीं यूज करते हम, साइन की जगह पे हम सिर्फ एक बड यूज करेंगे। तो अगर बेसिक डिफरेंस आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्टिंग एंड बडिंग, तो ग्राफ्टिंग में हम क्या यूज कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग में हम एक शूट यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज साइन, और जिसमें क्या है, जिसमें आपका एक से ज्यादा बड है, ठीक है। शूट यूज कर रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा बड है, बट बडिंग में हम यूज क्या करेंगे, एक बड का। इसमें हम पूरी शूट को नहीं ले रहे हैं, इसमें हम सिर्फ बड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम बताया, देखो एक बड यूज कर रहे हैं, पूरी शूट नहीं यूज की, हमने बड का इस्तेमाल किया है, राइट। तो दैट इज बडिंग। अब बडिंग में मैंने आपको यहाँ पे 3 टाइप ऑफ बडिंग बताया है, हालांकि बहुत टाइप ऑफ बडिंग होता है, बट मेनली ये 3 टाइप ऑफ बडिंग बहुत ही प्रैक्टिस की जाती है। फर्स्ट इज योर टी बडिंग और शील्ड बडिंग, दूसरा आ जाता है आपका चिप बडिंग, तीसरा आ जाता है आपका पैच बडिंग। अब शील्ड बडिंग में बेसिकली क्या होता है, शील्ड को हम बोल देते हैं कि शील्ड बडिंग भी कहा जाता है और टी बडिंग भी कहा जाता है, बट इसको कई बुक्स में अलग कैटेगरीज में भी रखा जाता है कि शील्ड बडिंग में बेसिकली हम क्या करेंगे कि ये रूट स्टॉक है, ठीक है, दिस इज अ रूट स्टॉक। इस रूट स्टॉक में हमने या तो स्ट्रेट कट दिया वर्टिकली, या हम टी शेप कट देंगे, या तो हम स्ट्रेट कट देंगे या हम टी शेप कट देंगे। और कट देने के बाद हमने इसमें बड इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक दूसरा प्लांट, डिजायर्ड जो प्लांट है, डिजायर्ड जो साइन है, उसका बड निकाल के हमने उस टी में इंट्रोड्यूस करवा दिया। जैसे ही हमने उस टी में उसको डाला, उसके बाद हम उसको पॉलीथीन पेपर से रैप कर देंगे। तो दैट इज नोन एज शील्ड बडिंग और टी बडिंग। तो ये आपकी किस में प्रैक्टिस होती है, एप्पल हो गया, पियर हो गया, पीच हो गया और रोज हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे चिप बडिंग।
चिप में क्या मतलब, चिप आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हम चिप निकालेंगे। चिप में बेसिकली देखो ये है आपका चिप बडिंग। चिप में बेसिकली हम चिप निकाल रहे हैं, बार्क के साथ साथ हम वुड भी निकाल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एक चिप निकाली मैंने रूट स्टॉक से, सेम चिप, सेम लेंथ और ब्रेड्थ की चिप मैंने अपने डिजायर साइन से निकाली और उसको मैंने यहाँ पे लाके लगा दिया और उसको फिर पॉलीथीन पेपर के साथ रैप कर दिया। तो दैट इज नोन एज चिप बडिंग। उसके बाद आ जाता है आपका पैच बडिंग। पैच बडिंग आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कुछ पैच निकालेंगे। अब जो पैच है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पैच होना चाहिए। तो पैच बडिंग आंवला और मैंगो में प्रैक्टिस की जाती है। अब देखो यहाँ पे एक पैच निकाला गया, एक रेक्टेंगुलर पैच निकाला गया रूट स्टॉक से, और इसी साइज का, इसी लेंथ और ब्रेड्थ का पैच मैं अपने डिजायर प्लांट से निकालूंगी और उसको यहाँ पे लगा दूंगी और उसके बाहर पॉलीथीन रैप कर दूंगी। तो दैट आर द टाइप्स ऑफ बडिंग, कि ये सारे बडिंग के टाइप है। और पैच बडिंग से ही सिमिलर हम फोर्केट बडिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फोर्केट बडिंग। फोर्केट बडिंग में क्या होता है, जैसे पैच में हम क्या कर रहे थे कि चारों साइड से मैंने पैच निकाला, ठीक है, चारों साइड से मैंने पैच कंप्लीटली निकाल दिया रूट स्टॉक से। बट फोर्केट बडिंग में क्या होता है, इन 3 साइड पे मैं कट लगाऊंगी और मुझे फोर्थ कट नहीं लगाना है। यहाँ 3 साइड पे मैंने कट लगा लिया, जो मेरी वो बार्क होगी उसको मैं एज इट इज रखने दूंगी, और यहाँ से जो मेरा डिजायर साइन है वहां से मैं पैच उसमें इंट्रोड्यूस कराऊंगी और उसको मैं रैप कर दूंगी। जैसे वो एज अ प्लांट, जैसे वो दोनों चीजें एज अ यूनिट बिहेव करने लग जाएगी। जो यहाँ पे पैच बचा हुआ था, यहाँ पे जो निकाल के बचा हुआ था फ्लैप, उसको निकाल दिया जाता है। तो दैट इज टाइप ऑफ बडिंग की हमने बहुत 3 टाइप की पढ़ी, मतलब होती तो बहुत ज़्यादा टाइप की है, बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बडिंग बताई है कि टी बडिंग क्या होती है, शील्ड बडिंग क्या होती है। टी और शील्ड एक्चुअली वन एंड द सेम थिंग। एंड चिप बडिंग क्या होता है और पैच बडिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें बडिंग के बारे में थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेयरिंग के बारे में। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? लेयरिंग के बारे में। अब हमने ग्राफ्टिंग पढ़ लिया, अब हमने लेयरिंग पढ़ लिया, बडिंग पढ़ लिया। लेयरिंग में क्या होगा कि एक प्लांट है, कोई एक प्लांट है, जैसे ये प्लांट हो गया, ठीक है, ये प्लांट है, ये सॉइल में है, ठीक है। इस प्लांट को बिना अपरूट किए या बिना काटे हम प्रोपेगेशन करेंगे, तो दैट इज नोन एज लेयरिंग। आपने ग्राफ्टिंग और बडिंग में क्या किया था? आपने साइन यूज किया, उस साइन को आप कट कर रहे थे। जैसे कटिंग में मैंने क्या किया, कटिंग में मैंने क्या कि प्लांट को कट किया। ग्राफ्टिंग में भी मैं साइन को निकाल रही थी मेन पेरेंट से, बडिंग में भी मैं बड को निकाल रही थी। लेयरिंग में वैसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि लेयरिंग इज द मेथड इन विच अ स्टेम व्हाइल स्टिल अटैच टू द प्लांट इज मैनिपुलेटेड टू फॉर्म द रूट्स। मतलब जो प्लांट है वो सॉइल में ही है, दैट इज स्टिल अटैच टू द प्लांट, और इसी से मैं आगे बहुत सारे प्लांट्स बनाऊंगी। अब मैं किस तरीके से वैसे प्लांट बनाऊंगी, तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि लेयरिंग कितने टाइप की होती है। तो लेयरिंग बेसिकली 5 टाइप की होती है, दैट इज योर टिप लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, एयर लेयरिंग, माउंड लेयरिंग एंड ट्रेंच लेयरिंग। तो पहले पढ़ेंगे हम टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग क्या होता है? अब टिप लेयरिंग में बेसिकली क्या होगा, जैसे ये प्लांट है हमारा, 1 साल पुराना प्लांट होना चाहिए। ये प्लांट है, प्लांट की टिप को, जैसे ये प्लांट था, ठीक है, प्लांट की टिप को मैं सॉइल में बरी करूंगी, सॉइल में डाल दूंगी, ठीक है। सॉइल में कितना डालूंगी? 5 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ पे, राइट। प्लांट की टिप को मैंने सॉइल में डाला और उसके कुछ महीने बाद उसमें रूटिंग आ जाएगी। कुछ महीने बाद वैसा करने पे रूटिंग आ जाएगी। जब वहां पे रूटिंग आ जाएगी तो वहां से एक नया प्लांट बनना शुरू होगा, और जैसे ही ये चीज होगी वैसे ही मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी और इसको एज अ न्यू प्लांट ग्रो करूंगी। तो इस प्लांट से क्या हो रहा है? नया प्लांट बन रहा है। तो दैट इज लेयरिंग, कि एक प्लांट है दैट इज स्टिल अटैच टू द सॉइल, फिर तब भी मैं उससे एक नया प्लांट
उगा रही हूँ, तो दैट इज नोन एज लेयरिंग। लेयरिंग में भी टिप लेयरिंग, कि टिप को हमने सॉइल में डाल दिया और वहां पे रूटिंग होके आगे एक नया प्लांट बन रहा है। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा कैसे हो रहा है कि अब मैंने सॉइल में डाल दिया इसको, तो फिर उसमें से प्लांट कैसे निकला? तो बेसिकली हार्मोन की वजह से हो रहा है। जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामीन हार्मोन है, ठीक है। तो प्लांट में भी आपने सुना होगा कि ऑक्सीन्स पाए जाते हैं, साइटोकाइनिन होता है या GA3 होता है, इथाइलिन होता है। तो दैट रूटिंग इज इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीन। अब प्लांट में आर्टिफिशियली भी ऑक्सीन दे सकते हैं हम, और नेचुरली भी ऑक्सीन सिंथेसाइज होता है। तो ये जो रूट फॉर्मेशन होता है प्लांट में लेयरिंग के थ्रू, ये ऑक्सीन की वजह से होता है, नेचुरल ऑक्सीन की वजह से होता है। ऑक्सीन जो है वो फोटो सेंसिटिव होता है, लाइट की प्रेजेंस में वो टूट जाएगा। जब उसको डार्क कंडीशन मिलेगी तो उसकी सिंथेसिस होगी। जैसे ही ऑक्सीन बनेंगे, ऑक्सीन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑक्सीन का प्राइमरी फंक्शन है सेल डिवीजन करना, सेल डिफरेंशिएशन करना, और बाद में क्या, न्यू रूट फॉर्मेशन करना। बहुत सारी रूट्स फॉर्म करता है, रूट इनिशिएशन करता है। तो इस तरीके से ऑक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में। जैसे ही मैंने टिप को क्या किया, सॉइल में डाला, तो ऑक्सीन को फेवरेबल कंडीशन मिल गई कि डार्क कंडीशन मिल गई है मुझे, मैं अपनी सिंथेसिस करना शुरू कर देता हूँ। मेरी सिंथेसिस जैसे ही हो जाएगी तो मैं सेल डिवीजन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, रूट फॉर्मेशन को इनिशिएट करूंगा। तो जैसे ही रूट फॉर्मेशन इनिशिएट होगी, उससे नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा, और बस फिर मैं उस प्लांट को यहाँ से डिटैच कर दूंगी और उसको एज अ न्यू प्लांट ग्रो करना शुरू कर दूंगी। तो दैट इज अबाउट टिप लेयरिंग। दूसरा आ जाता है सर्पेंटाइन लेयरिंग। अब सर्पेंटाइन लेयरिंग का नाम से पता चल रहा है कि स्नेक लाइक। सर्पेंटाइन का मतलब है स्नेक लाइक। अब देखो, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो शूट को है उसको स्नेक की तरह हमने बेंड किया हुआ है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक टिप को डाला, यहाँ पे हम पूरे जो शूट है उसको मोड़ रहे हैं। तो जहाँ पे आपका नोड होंगे वहाँ पे रूटिंग आएगी। सेम प्रोसेस, जो IBA का रोल है लेयरिंग में वो सेम है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी इसको डार्क कंडीशन मिली सॉइल में, तो यहाँ पे उसको मतलब डार्क कंडीशन मिली तो उसकी सिंथेसिस शुरू होगी और वहाँ पे रूट फॉर्मेशन होना शुरू होगा। देखो सर्पेंटाइन में एक प्लांट से कितने प्लांट आगे प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे रूटिंग हुई, यहाँ से नया प्लांट मिला, यहाँ पे रूटिंग हुई तो यहाँ पे नया प्लांट मिला, यहाँ पे रूटिंग हुई तो यहाँ पे नया प्लांट मिला। तो दैट इज सर्पेंटाइन लेयरिंग। उसके बाद हम बात करते हैं माउंड लेयरिंग, एयर लेयरिंग और ट्रेंच लेयरिंग की। तो एयर लेयरिंग की बात करते हैं। अब मैंने बोल दिया टिप लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, उसमें मैं क्या कर रही थी, सॉइल में डाल रही थी प्लांट को। अब एयर लेयरिंग का नाम से पता चल रहा है कि हवा में लेयरिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। हवा में अब कैसे लेयरिंग की जाती है, तो बेसिकली जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया है, ये आपका कोई प्लांट है, वन सेकेंड, ये आपका प्लांट है। तो इस प्लांट में क्या हो रहा है, ये प्लांट है, इसकी ब्रांच है ये, ठीक है। इसमें हम गर्डलिंग करते हैं। गर्डलिंग करते हैं मतलब थोड़ी सी बार्क हमने उसकी रिमूव कर दी। जैसे ही हम उसकी बार्क रिमूव करेंगे उस पे हम IBA डाल देते हैं। IBA इज द आर्टिफिशियल ऑक्सीन, ठीक है, इंडोर ब्यूटारिक एसिड। तो IBA जैसे मैंने डाला, उसके बाद मैंने उसको स्फेग्नम मॉस से कवर कर दिया ताकि वो उड़े ना बाहर, ठीक है। स्फेग्नम मॉस से कवर कर दिया और बाहर से उस स्फेग्नम मॉस को पॉलीथीन से कवर कर दिया। अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, पहले मैंने गर्डलिंग की, फिर मैंने IBA ट्रीटमेंट दिया, तो ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं। तो गर्डलिंग जो है वो हम इसीलिए करते हैं ताकि जो हम आगे आर्टिफिशियल हार्मोन दे रहे हैं उसका बेटर एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। तो जैसे ये क्या किया हमने, यहाँ पे हमने प्लांट की गर्डलिंग की, यहाँ पे मैंने IBA एप्लीकेशन दे दी और स्फेग्नम मॉस, ताकि उसका मॉइस्चर लॉस ना हो, उससे मैंने स्फेग्नम मॉस से इसको कवर कर दिया। उसके बाद मैं इसमें पॉलीथीन रैप कर देती हूँ। तो फिर मेरे क्या होता है, कुछ दिन बाद, जैसे 25 से 30 दिन बाद यहाँ पे रूटिंग इंड्यूस होने लग जाती है इस पोर्शन में। फिर जैसे ही यहाँ पे रूटिंग होगी फिर मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी, ठीक है। कट किया तो इससे आगे नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो एयर लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर लेयरिंग लीची में बहुत की जाती है और एयर लेयरिंग को गुटी या माकोटेज कहा जाता है, तो ठीक है। मतलब एयर लेयरिंग का मतलब है हम एयर में लेयरिंग कर रहे हैं, सॉइल में हम लेयरिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने वैसी कंडीशन क्रिएट की जिससे हमें रूटिंग इंड्यूस, जिससे हमारे उस प्लांट में रूटिंग इंड्यूस हो सके, और जैसे ही रूटिंग उसमें आएगी वैसे ही हम उस प्लांट को डिटैच कर देंगे और उसको एज अ न्यू प्लांट ग्रो करवाएंगे। नेक्स्ट इज माउंड लेयरिंग या स्टूल लेयरिंग। माउंड लेयरिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, अब माउंड लेयरिंग में होता है कि मेरा अगर कोई प्लांट है वो 1 साल का है,
1 साल का प्लांट होना ही चाहिए माउंट लेयरिंग के लिए। 1 साल का प्लांट है, जैसे यहाँ पे मैंने कोई प्लांट लिया 1 साल का, ठीक है। 1 साल बाद मैं क्या करूंगी, उसको माउंड उसको कट कर दूंगी, उसको हेड बैक कर दूंगी। हेड बैक किया मैंने, हेड बैक मुझे इतना करना है कि ग्राउंड से जो हेड बैक वाला पोर्शन है वो 2.5 सेंटीमीटर तक का रहना चाहिए, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर तक का रहना चाहिए। जैसे ही मैंने ये पोर्शन यहाँ से काटा, जैसे यहाँ पे उसके बाद का प्रोसेस है, उसके बाद स्प्रिंग सीजन में उसमें नई प्लांटलेट आ जाएंगी। ये स्प्रिंग की बात है कि पहले 1 साल का पौधा था, उसमें मैंने हेडिंग बैक की। हेडिंग बैक मुझे इस तरीके से करनी है कि जो मेरा स्टंप बचेगा, जो मेरा स्टूल बचेगा, वो 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए अबव ग्राउंड। उसके बाद स्प्रिंग सीजन में उसमें न्यू फ्लशेज आएंगे, उसमें न्यू ग्रोथ आएगी। जैसे ये स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है, स्प्रिंग में क्या हुआ, उसमें नए प्लांटलेट्स आए। फिर जब वो नए प्लांटलेट आ जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे गर्डल करती हूँ उसके स्टेम को। गर्डलिंग मैंने वही बोला कि बेटर अब्जॉर्प्शन ऑफ आईबीए। जैसे मैंने गर्डलिंग की वैसे मैंने आईबीए ट्रीटमेंट उसमें दिया ताकि उसमें रूटिंग इंड्यूस हो सके। अब आईबीए के लिए मैं प्री रिक्विजिट फैक्टर मैंने क्या बोलता, उसके लिए हमें डार्क कंडीशन देनी पड़ेगी ताकि उसकी सिंथेसिस अच्छे से हो। तो जैसे ही हमने गर्डलिंग की, हमने आईबीए ट्रीटमेंट किया और हम यहाँ पे माउंडिंग करते हैं सॉइल के साथ या अलग अलग मीडिया के साथ हम माउंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप कुछ भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सॉइल के साथ उसको कवर कर दिया। तो कुछ महीने बाद आप देखोगे कि जो ये प्लांटलेट्स थी उनमें यहाँ पे रूटिंग आना शुरू हो जाएगी। जहाँ पे हमने गर्डलिंग की थी वहाँ पे रूटिंग आना शुरू हो जाएगी। फिर ये जो सारी प्लांटलेट है उसको एज अ होल प्लांट उगाया जा सकता है। अब एक ही प्लांट था, उसकी हेडिंग बैक की, उसमें 5 आपकी प्लांटलेट आई। उन 5 प्लांटलेट्स से नए प्लांट बन सकते हैं। मतलब एक प्लांट से सीधे डायरेक्टली आपको 5 नए प्लांट्स मिल रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है माउंड लेयरिंग या स्टूलिंग। नेक्स्ट इज योर ट्रेंच लेयरिंग। अब ट्रेंच लेयरिंग में बेसिकली एक ट्रेंच बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे है, ये सॉइल है, यहाँ पे ट्रेंच बनाई गई है सॉइल में, ठीक है, और उस प्लांट को पूरा उस ट्रेंच में डाला जाता है, ठीक है। प्लांट को पूरा ट्रेंच में डाला गया और जहाँ पे उसके बड्स होंगे वहाँ से क्या होगा, नई प्लांटलेट्स आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये है कि पूरा हमने प्लांट को ट्रेंच में डाल दिया और कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद क्या होगा, उसमें नई प्लांटलेट्स आना शुरू हो जाएंगी। तो दैट इज लेयरिंग। तो हमने लेयरिंग के अलग अलग टाइप पढ़ लिए कि लेयरिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स के बारे में। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि राइजोम क्या होता है, बल्ब क्या होता है, कॉम क्या होता है या ट्यूबर क्या होते हैं। तो राइजोम जो होते हैं, बेसिकली राइजोम में क्या होता है, राइजोम आपने सुना होगा कि बनाना में राइजोम होता है, एग्जाम्पल आपको याद हो अगर, या जिंजर में राइजोम होता है। तो राइजोम बेसिकली मॉडिफिकेशन है किसकी, अंडरग्राउंड स्टेम की। Rhizome is the main axis of the plant when main axis of the plant grow horizontally just below or surface of ground। अब जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें बेसिकली क्या है, स्टेम मॉडिफाइड होती है। स्टेम जो है, देखो जैसे ये आपका राइजोम है, ठीक है, ये राइजोम है, इसमें जो ये पोर्शन है ना, ये स्टेम है। स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई कर दिया है इस स्ट्रक्चर में और ये हॉरिजॉन्टली आगे ग्रो होता रहता है और आगे खुद सेल्फ प्रोपेगेट होता रहता है, ठीक है। ये पोर्शन ये आगे हॉरिजॉन्टली आगे फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा और आगे ऊपर न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता जाएगा। अब देखो स्टेम ये है और ये इसकी लीव आ जाएगी। नॉर्मली प्लांट में क्या होता है, जैसे ये नॉर्मल प्लांट है, कोई रूट होगी, एक शूट सिस्टम होगा और आगे लीव्स होंगी, राइट। नॉर्मली प्लांट में ये होता है, बट इन स्ट्रक्चर में क्या है, जो शूट है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है जो हम प्रोपेगेशन में यूज कर रहे हैं। अब इसमें तो हम इस पोर्शन का यूज प्रोपेगेशन में नहीं कर रहे हैं। अब इसमें शूट जो है, स्टेम जो है, वो मॉडिफाई होकर ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है जिसको हम आगे प्रोपेगेशन में यूज कर सकते हैं। तो दैट इज राइजोम, जिसके एग्जाम्पल है आपका बनाना और जिंजर। उसके बाद आ जाता है बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल बताओ मुझे, बल्ब का क्या एग्जाम्पल है। बल्ब में अनियन आ जाता है। अब अनियन का देखो यहाँ पे बल्ब है, अनियन के बल्ब में बेसिकली क्या है, ये बेसल प्लेट होगी जहाँ पे वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और ये फ्लैशी लीव्स होंगी जो कि हमारा एडिबल पोर्शन होता है। और ये जो है यहाँ पे डेवलपिंग फ्लावर होंगे, क्या होंगे, डेवलपिंग फ्लावर। यहाँ से जो है फ्लावर बनता है, फ्लावर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से होती है, ठीक है।
अब जो ये पोर्शन है दैट इज द मॉडिफाइड स्टेम, इसको हम खाते हैं, इसकी फ्लैशी लीव्स को हम खाते हैं, तो दैट इज अ बल्ब। ठीक है, तो बल्ब हमने क्या बोला, दैट इज अ स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन विद फ्लैशी लीव्स, और उसमें क्या होगा, सेंटर में एक डेवलपिंग फ्लावर होगा जिससे क्या होगा, ऊपर आपका फ्लावर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कॉम्स। अब कॉम में आपने कोलोकेसिया का एग्जाम्पल सुना होगा।